मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। आज के इस वीडियो में मैं आपको मधुआ कहानी सुनाने जा रही हूँ और उसकी समीक्षा और उसके व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्न बताऊंगी, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। ये वो कहानी है जो हमारे सामाजिक जीवन पर एक करारा व्यंग करती है। उस सामाजिक जीवन पर करारा व्यंग करती है जहाँ हम बच्चों के फलने फूलने की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जब यथा स्थिति आती है, वास्तविक जीवन आता है, तो उन बच्चों को रोजी रोटी या पैसा कमाने के लिए लगा दिया जाता है। चलिए, यहाँ तक भी बात सही है कि वो अपने लिए या अपने परिवार की कुछ आर्थिक सहायता करते हैं, लेकिन जब उन बच्चों की मानसिक भावनाओं को ठेस पहुँचाकर उनके साथ अत्याचार या अमानुषिक व्यवहार जो किया जाता है, तो वो हमारे सामाजिक जीवन को हाशिए पे ला के खड़ा कर देता है। तो सुनते हैं आज ऐसी ही कहानी मधुआ। मैं इस कहानी के सारे व्याख्या और समीक्षात्मक प्रश्न भी आपको समझाऊंगी, लेकिन बाद में। पहले हम कहानी सुनते हैं। कहानी शुरू होती है एक डायलॉग से। आज 7 दिन हो गए, पीने की कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। इस डायलॉग से ये कहानी शुरू होती है। एक्चुअल में इस कहानी में जयशंकर प्रसाद ने बताया कि एक जमींदार साहब हैं, सरदार सिंह जी, वो उन लखनऊ आए हुए हैं क्योंकि लखनऊ में उनका बेटा पढ़ता है। अब जो जमींदार साहब हैं, जब अपनी जमींदारी में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो वहाँ तो उनके मन बहलाव के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन जब वो शहर में आ जाते हैं तो उन्हें अपने मनोरंजन के लिए कोई साधन चाहिए। अब उस समय ये टीवी और मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, तो उन्हें कहानी सुनने का बड़ा शौक होता है। तो लखनऊ में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढने की कोशिश की जाती है जो कि उनको लच्छेदार कहानी सुना सके, और वो व्यक्ति उनको एक मिल जाता है, लेकिन वो व्यक्ति होता है शराबी। कहानियाँ बहुत अच्छे सुनाता है, क्योंकि जब हम कहानी को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उस व्यक्ति के मन में एक दर्द है, उस व्यक्ति के अंदर आह है, व्यथा है। उसकी जो व्यथा कथा है ना, वही उसकी कहानियों में निकल के आती है। इसीलिए उसकी जो कहानी होती है बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही हृदय स्पर्शी होती हैं, और जमींदार साहब को उसकी कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं। तो वो शराबी को अपने यहाँ किराए पे रख लेते हैं, और वो शराबी उनको कहानियाँ सुनाकर उनका मनोरंजन कर रहा होता है। तो बहुत दिनों बाद वो शराबी आज जमींदार साहब के पास पहुँचा है, और जब जमींदार साहब ये शिकायत कर रहे हैं कि तुम इतने दिन से क्यों नहीं आए हो, तो वो कह रहा है आज 7 दिन हो गए, पीने की कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। तुम झूठे हो, अभी भी तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है। जमींदार साहब बोलते हैं। वह और जो शराबी होता है वो लड़खड़ा जाता है, कहता वो तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन। मैं पहले अंधेरे में बोतल उड़ाने लगा था और कपड़ों पे गिर जाने से नशा भी नहीं आया। आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं उतरी। हम देख रहे हैं उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट है, और हम मनोविज्ञान के माध्यम से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब बात में लड़खड़ाहट होती है, इसका मतलब उस बात में सच्चाई नहीं है, यानी कि उसने शराब तो कहीं ना कहीं पी है, लेकिन चूंकि वो इतने दिन से यहाँ नहीं आया है, इसलिए वो बहाने लगा रहा है। ठाकुर सरदार हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी कभी वहाँ आ जाते थे, उनको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर यही शराबी मिला। वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आता, अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता। और ठाकुर ने अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता। ठाकुर ने हंसते हुए पूछा, तो आज तो पियोगे ना? शराबी कहता है, झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा ना सब पी जाऊंगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, किस लिए बताइए। मतलब यहाँ यह मानसिकता बताई है कि जो व्यक्ति शराब का आदी हो जाता है ना, उसे पेट की रोटी भी नहीं, वो पेट की रोटी से भी समझौता कर देता है। पेट की रोटी को भी एक तरफ रख के वो केवल अपने शराब पीने के लिए ही जुगाड़ करता रहता है। बताइए, उसने 7 दिन पैसा बचाया है, चने चबेने पर बिताए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो पैसा बचा के शराब पी सके। तो इसमें मद्यपान की, जो शराब पीने की जो एक लत है, उस समस्या को भी जयशंकर प्रसाद ने इस तरीके से उठाया है। अद्भुत। 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी है। यह भी सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में अच्छे दिन काट लिए जाते हैं। अब वो कारण बता रहा है, शराबी कारण बता रहा है कि मैं शराब पीता क्यों हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत दुख है। तो मैं मतलब 1 मिनट भर यदि मैं मौज बहार कर लूँ, पेट में खाना खा लूँ, अच्छा सा खाना खा के मुझे 2 मिनट खुशी हो जाएगी, लेकिन यदि मैं शराब पी लेता हूँ तो मैं अपने दुख को भूल जाता हूँ, अपने जीवन को, जो मेरे जीवन में जो दुख है उसको भूल जाता हूँ। इस तरीके से वो अपनी मन की बात यहाँ पर बताता है। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया? जमींदार उससे पूछते हैं। मैंने? अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था, हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। अब देखो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की भाषा देखिए। जयशंकर प्रसाद मूलतः कवि हैं, और उनकी भाषा की एक विशेषता है, लाक्षणिकता, कि वो जो बात को कहते हैं उसमें काफ़ी माधुर्य है, काफ़ी काव्यात्मकता होती है। तो वो तुलना कर रहे हैं कि सवेरे कोहरा पड़ रहा था, और जैसे मैं अपने कंबल में लिपटा हुआ था ना, ऐसे सूरज भी
कोहरे के कंबल में लिपटा हुआ पड़ा था, हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। देखो, और मुहावरों का भी उन्होंने प्रयोग किया, मुंह छिपाए पड़े रहना मतलब किसी काम से बचना। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण? 7 दिन से एक बूंद भी गले ना उतरी थी, भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबेना से दांत भाग रहे थे, कट कट लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुंचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया, घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगी, तब कहीं भागकर आपके पास आ गया। अब देखिए, शराबी ने अपनी सारी दिनचर्या जमींदार साहब को बता दी है। गोमती नदी लखनऊ की एक प्रसिद्ध नदी है, तो उसने बताई है अपनी दिनचर्या कि मैं आज पूरे दिन क्या करता रहा। अच्छा, जो उस दिन तुमने गडरिया वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें आसफउद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है? अब मधुआ ने कोई जो शराबी है उसने कुछ ऐसी कहानी जमींदार को सुनाई थी, जिसमें एक आसफउद्दौला बड़ा जमींदार होता है, बहुत अमीर व्यक्ति होता है, और एक गडरिया होता है, गडरिया की एक लड़की होती है, वो बहुत भूख से बेचैन हो रही होती है, और जब वो भूख के लिए कुछ मांगती है तो जो आसफउद्दौला होता है वो मजाक में उसके झोली में दाने, खाने के दाने के बजाय मोती के दाने डाल देता है। अब देखिए, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने बड़ी कमाल की बात बताई है। वो ये बताइए कि खाने के व्यक्ति मतलब जो भूख है ना, वो मोतियों से नहीं बुझती है, पैसों से नहीं बुझती है, वो अनाज से ही बुझती है। और जो गरीब व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें अनाज चाहिए, उन्हें तुम्हारा हीरे मोती जवाहरात नहीं चाहिए। सच, अरे गरीब लड़की की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी। और यहाँ पर अमीरों की जो अमानुषिकता है और अपने पैसे पे जो घमंड है, उस पर भी व्यंग किया गया है। रोने लगी, ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े लोग ही कर बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र जी ने भी हनुमान जी से ऐसा ही। ठाकुर साहब ठठाकर हंसने लगे। अब देखिए, ठाकुर साहब के लिए यह बात हंसी की बात है। वो लड़की रो रही थी कहानी में, भूख से तड़प रही थी, उसको खाने के लिए कुछ दाना चना चाहिए था, लेकिन चने की जगह आसफउद्दौला ने मोती के दाने डाल दिए, और जैसे उसने मोती मुंह में डाले वो उसका पेट नहीं भर सके, वो थू थू करके फेंकने लगी। और ठाकुर साहब इस बात पर हंस रहे हैं। पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए और सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, और बड़प्पन किसे कहते हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियां सुनाई उनमें बड़ी टीस थी। शहजादे के दुखड़े, रंग महल की अभिमानी बेगमों की निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियां ही तुम्हें आती हैं, पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं आप अपने सामने ही बढ़िया शराब तुमको पिला सकता हूँ। बताइए, इस संवेदना ने, उस गरीब लड़की के इस कष्ट ने, दुख ने, इस संवेदना ने भी जो ठाकुर साहब हैं, जमींदार लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो उनके मनोरंजन की वस्तु बन जाती है। कितना जबरदस्त व्यंग, इतना बारीक सा व्यंग जयशंकर प्रसाद ने अपनी इस कहानी में यहाँ पर किया है। सरकार, बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी सोने से दिन, अमीरों की रंग रलियां, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुट घुट कर रोने वाली बेग में अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़ों बड़ों का घमंड चूर होकर धूल में मिल जाता है, तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ। सरकार, नहीं तो ये बुरी बला कौन अपने गले लगाता। अब यहाँ हमको जो शराबी है उसकी एक चारित्रिक विशेषता देखने को मिल रही है। वो ये मिल रही है कि वो ये बता रहा है कि मैं शराब क्यों पी रहा हूँ। इससे हमें अंदाजा हो रहा है, कहानी में कहीं नहीं बताया गया है, पर इस पैराग्राफ से हमको ये अंदाजा हो गया कि शराबी शायद कभी बहुत अमीर और अच्छा खाते पीते घर का व्यक्ति था, लेकिन किसी कारणवश वो अब कंगाल हो गया है और उसका जीवन दुखों से भर गया है। शायद उसके जो अपने हैं वो भी उससे बिछुड़ गए हैं, उसके पास नहीं है, वो अकेलेपन में अपना जीवन काट रहा है और अपने उन कष्टों को भुलाने के लिए वो शराब पीने लगा है। उसने ये कारण यहाँ पर बताया है। और यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि जो शराबी है वो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है। वो दूसरों की कहानी सुनने, दुख की कहानी सुनकर भी रोने लगता है। और देखिए, ठाकुर साहब दूसरों के भूख और दुख की बात सुनकर हंस रहे हैं। ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे, अंगीठी में कोयला दहक रहा था, शराबी सर्दी में ठिठुरा जा रहा था, हाथ सेकने लगा। वातावरण देखिए आप, जयशंकर प्रसाद ने सर्दी का जो मौसम है उसका वातावरण यहाँ पर हमारे सामने सजीव कर दिया है कि उस समय तो ये हीटर वगैरह होते नहीं थे, अंगीठी में ही हाथ ताप कर अपनी सर्दी को भगाया जाता था। सहसा नींद से चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है, वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो और लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। तो सुअर रोता क्यों है?
कुमार साहब ने 2 ही लातें लगाई हैं, कुछ गोली तो नहीं मार दी। कर्कश स्वर में लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एक आध हिचकी ही सुनाई पड़ जाती। और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ सो रहे, नखरा न कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना। ये देखिए, ये मधुआ एक छोटा बच्चा है और ये जमादार और जमींदार का मुलाजिम है, जो उस बच्चे पे इस तरीके से उसकी मानसिक भावना को इस तरीके से ठेस पहुंचा रहा है। शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी बढ़ने लगी, फिर उसे सुनाई पड़ा, ले भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है। भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा, आंसू की बूंदें ढलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पहुंचते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे, रात के 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की आहट लगी। वह झड़क कर बोल उठा। अब आप देखिए, मधुआ जमींदार के घर से बाहर आ गया है और शराबी के साथ चुपचाप चलने लगा। अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारी बातें हम मौन में भी समझ रहे हैं कि ये क्या हुआ होगा। तो जैसी सिसकी की आवाज़ आई तो शराबी झड़क कर बोल उठा, अब क्यों रोता है रे छोकरे, मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया। मधुआ बोला, कुछ नहीं खाया? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला। अब आपको सारी बात साफ हो गई होगी कि मधुआ क्या जमादार से मांग रहा होगा, रोटी मांग रहा होगा। जमादार उसको रोटी नहीं दे रहा, उसको कह रहा है खा, सो जा जाके, रोटी भी मत मांग। और बच्चा भूख से भी लग रहा है। यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास, मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे। जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियाँ लेने लगा। अब यहाँ जयशंकर प्रसाद ने हमारे समाज में व्याप्त गरीबी और भुखमरी को हमारे सामने साक्षात खड़ा कर दिया है कि किस तरीके से पेट की 2 रोटी कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए छोटे छोटे सुकुमार बच्चे अमीरों के यहाँ काम करते हैं। 24 घंटे काम करते हैं, मतलब काम के कोई घंटे निश्चित नहीं है, उनसे बेकार ली जाती है। बाल श्रम की बात यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने उठाई है और फिर भी उनको खाने को रोटी तक नहीं मिलती। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाजा ठेलकर बालक को लिए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की ढिबरी जलाकर, मतलब चिमनी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गड्ढा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझे रोने से बड़ा बैर है, पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। देखिए शराबी की संवेदनशीलता। एक अमीर जमींदार के घर में उस बच्चे को रोटी नहीं मिली और शराबी उसे अपने घर ले आया। घर लाके जो पराठे का टुकड़ा था वो उसके हाथ में दिया और अब उसके लिए खाने के लिए कुछ लेने के लिए जा रहा है। और उसका अपनापन देखिए, रोना मत, उसे बच्चे का रोना नहीं देखा जा रहा है, जबकि उसकी ज़िंदगी में ये दुख भरा हुआ है। तो वो कितना संवेदनशील है कि वो खुद चाहे दुखी है लेकिन वो किसी और को दुखी देख नहीं पाता। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। 12 आने का एक देसी अद्दा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं आलू मटर। अंतर तो देखिए आप शराबी का। शराबी के पास 1 रुपया है और शराब पीना उसकी लत है, हम देख चुके हैं। वो अपना पेट काट कर भी शराबी पीता है। शराबी उसने अपनी जिंदगी बना रखी है। अब यहाँ पर उसके पास 1 रुपया है, वो शराब ले या उस मधुआ के पेट भरने के लिए कुछ और ले। अंतर्द्वंद देखिए। जयशंकर प्रसाद की कहानी की सफलता यहाँ चरम पर पहुंच गई है। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था, बाहर आने का देसी अद्दा और 2 आने की चाय या 2 आने की पकौड़ी, नहीं आलू मटर। अच्छा ना सही, 4 आने का मांस ले लूंगा। पर वह छोकरा, उसका गड्ढा तो भरना होगा। यह कितना खाएगा और क्या खाएगा? ओह, आज तक कभी मैंने दूसरों के खाने का सोच विचार ही नहीं किया। तो क्या ले लूं? पहले एक अद्धा तो ले लूं। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान के बाहर खड़ा पाया। देखिए, शराब की दुकान के बाहर नहीं, मिठाई की दुकान के बाहर खड़े पाया। यह है संवेदनशीलता। इस कहानी में यह बताया कि जो अभावग्रस्त लोग हैं उनके अंदर फिर भी संवेदनाएं हैं, दूसरों की भावनाओं की कदर है। और ये तथाकथित अमीर लोग, उच्च वर्ग के लोग, जो सुसंस्कृत कहे जाते हैं, जो पढ़े लिखे कहे जाते हैं, जिम्मेदार लोग कहे जाते हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, उनके मन में गरीबों के प्रति क्या भावना है खोल के रख दी है जयशंकर प्रसाद ने हमारे सामने। वह शराब का अद्धा लेना भूल गया।
भूल कर मिठाई और पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी ना भूला। पूरा 1 रुपए का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा कि कहीं बच्चा भूखा होगा, और अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पांत बालक के सामने सजा दी। पांत लगाना, देखिए मुहावरों का प्रयोग देखिए। और चूंकि ये बात लखनऊ की है, तो जो यूपी में जो बात बोली जाती है, जो स्थानीय लोग जो भाषा बोलते हैं, उन भाषाओं का प्रयोग जयशंकर प्रसाद ने बड़ी कमाल के साथ किया। पांत सजाना मतलब पंगत सजाना। जैसे पत्तल में खाना सजाते ना, तो उसने 5 सजा दी, क्योंकि बाहर से पत्तल आई थी। शराबी के पास बर्तन तो है नहीं, पत्तलों में खाना आया था, तो उसने दोनों की पत्तल सजा दी, उसमें खाना लगा दिया। उनकी सुगंध से बालक के गले में तरावट पहुंची और वह मुस्कुराने लगा। देखिए बाल स्वभाव देखिए आप। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का, हंसता है। सौंधी बात नाक में पहुंची ना, ले खूब ठूस कर खा ले, फिर रोया की पिटा, ठूस कर खा ले, भरपेट के खा ले। अब ये भाषा क्यों बुलवाई? क्योंकि शराबी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, वो ऐसी ही भाषा बोलता है। तो जो भाषा है वो बड़ी पात्रानुकूल भाषा है, और कत्थे के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है जयशंकर प्रसाद ने। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले 2 मित्रों की तरह साथ बैठकर भरपेट खाना खाया। सीली जगह पर सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना कोट ओढ़ लिया, मतलब शराबी के पास कोई सामान नहीं है। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा। सोचा था, देखिए अंतर्जन देखिए दोबारा से, सोचा था आज 7 दिन पर भरपेट पीकर सोऊंगा, लेकिन यह छोटा सा रोता पाजी न जाने कहाँ से आदम का। ये पाजी बड़ी प्यार भरी गाली है यूपी की, है ना, पाजी नालायक, बड़ी प्यार भरी गालियाँ है, कहाँ से आदम का। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहले शराबी ने आंखें खोल कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखा कि मेरे कोठरी में तो कुछ है ही नहीं, सामान ही नहीं, मतलब कितनी गरीबी में रह रहा हूँ। और देखा उस घुटनों से ठुड्डी लगाए हुए निरीह बालक को। उसने तिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने, उसने मतलब ईश्वर पे भी तिलमिलाहट आई उसको कि ईश्वर ने ऐसे निर्दयी लोग क्यों बनाए हैं जो ऐसे सुकुमार बालकों पे अत्याचार करते हैं। किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की। आहारी नियति, तब इसको लेकर मुझे घरवारी बनाना पड़ेगा क्या? दुर्भाग्य, मैंने कभी सोचा भी ना था। मेरी इतनी माया ममता, जिस पर आज तक केवल बोतल का ही अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी? इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचाने का बीड़ा उठाया है। तब क्या करूं? कोई काम करूं? कैसे दोनों का पेट चलेगा? नहीं, भगा दूंगा इसे। आंख तो खोले, ये अंतर्द्वंद है शराबी का। उसके अंदर की संवेदनाएं देखिए, किस तरीके से उसके जीवन बदलने की राह की तरफ जा रहा है। बालक अंगड़ाई लेकर, अब आपके मन में भी एक जिज्ञासा आ रही है। जयशंकर प्रसाद की कथानक की विशेषता जिज्ञासा, हर लाइन में जिज्ञासा, आगे क्या होने वाला है। बालक अंगड़ाई ले रहा था, वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे? बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, माधव। भला हाथ मुंह भी ना दूं, और जाऊंगा कहाँ? उस बालक की सहजता देखिए आप। कहाँ जाऊंगा भाई? तुम लेकर आए हो तो तुम्हारे पास ही रहूंगा। मतलब उसका जो प्यार है, उस प्यार ने बालक के मन में ऐसी अधिकार की भावना जमा ली कि अब तो मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। और उसका संस्कार देखिए, सुबह सुबह उठाऊं, हाथ मुंह ना दूं, पहले खाने लगूं। कहाँ बताऊं इसे कि चला जाए, कह दूं कि भाड़ में जा, किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जलता ही तो रहा है। शराबी की यहाँ ये चीज़ सामने आ गई है कि उसके जीवन में दुख ही दुख है, लेकिन इस बालक के सुकुमार, जो उसकी सुकुमारता है, उसने शराबी के मन में एक संस्कार जगा दिया है, एक संवेदनशीलता जगा दी है, एक जीने की चाह जगा दी है, एक अच्छी जीवन शैली की तरफ उसका जो जीवन है वो मुड़ने जा रहा है। तो वह चुपचाप घर से झल्लाकर सोचता हुआ निकला, ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। अब ये उसका मतलब शराबी का एक दिखावटी गुस्सा है। वो उसको बाहर जाने के लिए नहीं कह सकता मधुआ का, ये उसका दिखावटी गुस्सा है, क्योंकि अभी वो ये निश्चय नहीं कर पा रहा है कि इस बच्चे को पालूंगा पोसूंगा कैसे, इसकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा कैसे। क्योंकि वो इस प्रश्न का जवाब देने के लायक नहीं है, इसलिए वो अंदर ही अंदर अपनी अंतर्द्वंद में उलझा हुआ है। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था। उजली धूप निकल आई थी, वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा, भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा, वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर ठीक ठीक न जान सका। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहे हैं, सुनते हो, उठा ले जाओ अपनी सांड धरने की कल। सांड धरना मतलब पैना करना, चाकू और छुरियों पे धार लगाना।
और कल मानी मशीन, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही कोठरी जिसका मैं 2 रुपये किराया देता हूं, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है? ओहो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था। तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते कहते शराबी ने सोचा अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। देखिए, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। भगवान उस व्यक्ति का साथ देता है जो व्यक्ति कुछ ना कुछ कर गुजरने का, जो पुरुषार्थ में, जो कर्म में विश्वास करता है। अब देखिए, शराबी के मन में एक अंतर्द्वंद चल रहा था कि मैं किस तरीके से इस बच्चे का पालन पोषण करूंगा। तो वहां एक मौका मिल गया। जैसे वो गोमती के किनारे जाता है, उसे कोई पुराना व्यक्ति मिल गया, राम जी, जहां पर शराबी ने अपनी एक जो धार रखने वाली जो एक कल थी, मशीन थी, वो गिरवी रख दी थी, क्योंकि वो तो दारू पीने में विश्वास करता था और उस पैसे से वो दारू पी गया था। अब वो जो कल है वो उसके कमरे में रखी हुई है। अब राम जी कह रहा तू पैसे वैसे मत लौटा, तुम उसको कल को उठा के ले जा, क्योंकि मेरे कमरे में तो जरा सी जगह है। अब देखिए, आप पैसे भी नहीं देने पड़े और उसको वो मशीन वापस मिल रही है। कौन सी मशीन वापस मिल रही है? धार रखने वाली मशीन उसको वापस से चल रही है। गोमती नहाकर राम जी पास ही अपने घर पर पहुंचा और शराबी को कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा से पिंड छूटे। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? भरपेट खा चुका हूँ, और वो देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है, कहकर उसने अपने स्वाभाविक हंसी से उस रूखी कोठरी को हंसतर कर दिया। शराबी एक क्षण पर चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, ये भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। चलूं, फिर शान देने का काम करता चलूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पर पड़ा। नहीं तो 2 बातें, किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर काम चला लेता था, पर अब तो बिना कुछ किए धरे काम चलेगा नहीं, घर चलेगा नहीं। जल पीकर बोले, क्यों रे माधव, अब तू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। मधुआ बोला, ये लो, तो फिर क्या यहाँ जमा घड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूंगा? तो बच्चा क्या कह रहा है, जवाब दे सुनिए उसका। तब कोई काम करना चाहिए, मतलब बच्चे में पुरुषार्थ की भावना है, तब कोई काम करना चाहिए। तो शराबी कहता, करेगा? तो कहता, जो कहो करूंगा। अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। ये कल मैं तेरे लिए लाया हूँ, चल आज से तुझे शान देना सिखाऊंगा, मतलब धार देना सिखाऊंगा। कहाँ इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना, मतलब कोई मेरा घर बार नहीं होगा। अपन तो जगह जगह गाँव घूमेंगे और ये धार देने का काम करेंगे। पेड़ के नीचे जगह मिल गई तो वहीं सो जाएंगे, जहां जगह मिल जाएगी वहीं सो जाएंगे। तू रह सकेगा ऐसे? कभी भी रह सकूंगा, कहीं भी रह सकूंगा, पर उस ठाकुर की नौकरी नहीं करूंगा। आप देखिए यहाँ पर उस बच्चे का विद्रोह देखिए, प्रगतिवादी स्वर यहाँ में सुनाई दे रहा है। अत्याचारी और जो शोषक वर्ग है उसके विरुद्ध विद्रोह उस बालक के मन में, उस ठाकुर की नौकरी नहीं करूंगा, विद्रोह है उसके मन में, साफ इनकार कर दिया उसने। शराबी ने एक बार फिर स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। शराबी ने मनी मन का, बैठे बिठाई हत्या कहाँ से लगी, अब तो शराब न पीने की भी मुझे सौगंध लेनी पड़ेगी। देखिए आप उसके संस्कार, जिस बच्चे का, जिस व्यक्ति का जीवन बन गया था शराब, वो उस बच्चे को लेकर अपने जीवन को, धारा को बदलने के लिए तैयार हो गया। ना केवल उसका पुरुषार्थ जाग उठा, वो काम करने के लिए तैयार हो गया, रोजी रोटी कमाएगा मेहनत मजदूरी करके, साथ ही वो उस बुरी बला को, उस बुरी लत को भी छोड़ देगा। इसे कहते हैं जिम्मेदारी। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद ने एक बात बताई है कि जब हमारे पास जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो हमारे जो संस्कार होते हैं वो जाग उठते हैं, और जब तक हम कोई जिम्मेदारी उठाते नहीं ना, तब हम इधर उधर घोड़े दौड़ाते रहते हैं और इधर उधर लापरवाह होकर अपना काम करते रहते हैं। लेकिन जिम्मेदारी एक एहसास जगाती है, एक क्या हमें अब कुछ करना है, तो इसलिए जिम्मेदार होना चाहिए, जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? अच्छा, उसके पहले उसने क्या किया, फटाफट जैसे उसकी मधुआ की सहमति मिल गई तो वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। उसने एक गट्ठर बनाया उन वस्तुओं का और एक कल, उसके बाद 2 चीज थी। उसने शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? जिसे कहो। अच्छा, तेरा बाप जो मुझे पकड़े तो? अब शराबी को ये भी डर था कि कल को तेरा बाप मेरे पास आ जाए और कहेगा तुम मेरे बच्चे से मजदूरी करा रहे हो, तुमने मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया, कुछ भी आरोप लगाया जा सकता। तो बच्चा कहता, कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरे बाप कभी के मर गए। अब देखिए यहाँ पर कितना बड़ा व्यंग है। वो बच्चा अनाथ है, लेकिन जो लोग जैसे जमादार या जमींदार जैसे लोगों ने उसको अपने घर में बाल मजदूरी कराने के लिए मजबूर कर रखा था, वो उसके स्वामी थे, मालिक थे। उसने कह दिया कभी के मर गए, अर्थात अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है, मैं उनकी ठुकराई नहीं मानता, मैं उनकी जमींदारी नहीं मानता। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी और दोनों कोठरी की
छोड़कर चल पड़े। इस तरीके से कहानी समाप्त होती है हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न छोड़कर कि आखिर इसके बाद इस कहानी में क्या क्या हुआ होगा। लेकिन कहानी बहुत शानदार है, बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने छोड़ जाती है और कुछ संदेश दे जाती है हमको कि किस तरीके से इस जो हमारा जो समाज है उसमें जो बचपन है उस बचपन को हमें कैसे संवारना है, कैसे सजाना है, कैसे उसको संरक्षित करना है। क्योंकि ये राष्ट्र निर्माण के, भावी राष्ट्र निर्माण के साधन है ये बालक, ये हमारे भविष्य हैं। तो इन बच्चों का भविष्य कैसे संवारा जाए, एक प्रश्न हमारे सामने वो छोड़ जाते हैं। मैं आपको बता दूं इस कहानी के बारे में जो जो प्रश्न आपके आ सकते हैं एग्जाम में, वो आ सकता है एक तो कि कहानी के तत्वों के आधार पर इस मधुआ कहानी की समीक्षा कीजिए। तो आपके पास कहानी के 6 तत्व हैं। एक कथानक है, पात्र और चरित्र चित्रण है, भाषा शैली है, वातावरण और देशकाल है, और आपके कथोपकथन और संवाद है, और उद्देश्य है। तो आपको इस कहानी की जो कथा वस्तु, जो मुख्य घटना है, कथा वस्तु का मतलब क्या है कि जो घटनाएं हैं, जो मैंने कहानी आपको सुनाई है, तो वो कहानी और वो घटना है कि किस तरीके से शराबी द्वारा ठाकुर साहब को कहानी सुनाना और उनको 1 रुपया देना, मधुआ का मिलना, मधुआ को खाना खिलाना, किस तरीके से उस बच्चे उस जिम्मेदारी आ जाना, गोमती के किनारे राम जी का मिलना, और फिर उनका निर्णय लेना कि वो कल जो शान है, शान रखने वाली कल से अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। इस तरीके की जो घटनाएं, उन घटनाओं का आप वर्णन करके और फिर कथानक की विशेषता बता सकते हैं कि जो घटनाएं हैं वो एक दूसरे से संगठित हैं और उनमें सुगठितता का गुण है, जिज्ञासा का भाव है, जो रोचक है, आकर्षक है। इस तरीके से आप उसकी कथानक की विशेषताएं बता देंगे। संक्षिप्त में बता रही हूँ मैं यहाँ पर, डिटेल से आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे हम कहानी की समीक्षा करते हैं। फिर आप पात्र एवं चरित्र चित्रण का पॉइंट डाल दीजिए, इसमें बता दीजिए कि इसमें 2 पात्र हैं मुख्य रूप से, तो एक मधुआ है और एक शराबी है। दोनों की चरित्र की विशेषताएं बता दीजिए। और आपको बता दूं कि मधुआ जो कहानी है वो एक चरित्र प्रधान कहानी है। शराबी के पात्र को जयशंकर प्रसाद ने बड़ी उत्कृष्टता के साथ उभारा है। जो शराबी है वो उसमें शराब पीने की लत है, लेकिन उस पर किसी जमींदार के उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता। जमींदारी उसको कहते हैं क्यों शराब पीते हो, लेकिन करुणा उसके मन में, जब करुणा उपजती है उस बच्चे की, तो उसके व्यक्तित्व को बदल देती है। और जो शराबी होता है वो अपनी जो लत है उसको छोड़कर एक जिम्मेदार और एक कर्म प्रधान व्यक्ति बन जाता है। तो जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी में मधुआ और शराबी दोनों के का जो चरित्र है वो बड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग से हमारे सामने किया है। एक चरित्र हमारे सामने और आता है ठाकुर सरदार सिंह का, वो जो एक जमींदार वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप पात्र और चरित्र चित्रण की समीक्षा कर देंगे कि वो भी बिल्कुल कथानक के अनुकूल हैं और जो पात्र हैं वो कहानी को आगे लेके बढ़ने वाले हैं तथा उद्देश्य को स्पष्ट करने वाले उनके पात्र और चरित्र चित्रण उन्होंने किया है। ऐसे जो कहानी का उद्देश्य है उस उद्देश्य के बिंदु में आप ये लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद की जो कहानियां होती हैं वो ज्यादातर आदर्श से अनुप्राणित होती है, उनमें कोई ना कोई आदर्श या प्रेरणा बताई रखी होती है। मधुआ कहानी भी एक ऐसी ही उद्देश्य प्रधान कहानी है और इस कहानी में उन्होंने अपना स्पष्ट बिल्कुल मुख्य रूप से हमारे सामने ये रख दिया है कि मानव मन का जो मन है वो बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है। किस तरीके से कौन सी परिस्थितियां उसको इस तरीके से बदल सकती हैं वो कहना असंभव है। मतलब कभी कभी बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े जो उपदेश होते हैं वो मनुष्य के मन पे प्रभाव नहीं डालते, लेकिन छोटी सी कोई करुणा या कोई संवेदना होती है वो मनुष्य के जीवन को पूरी तरीके से बदल देती है। इस कहानी में लेखक का जो उद्देश्य है वो हमें ये बताना है कि मनुष्य के मन में संवेदनाएं होनी चाहिए और समाज की जो समस्या है, मद्यपान की समस्या है, भूख और गरीबी की समस्या है, बाल श्रम की समस्या है, बच्चों पर अत्याचार और शोषण की जो समस्या है उस समस्या को उन्होंने हमारे सामने रखकर और संवेदनशीलता को जीवन में एक महत्व देने का उद्देश्य के साथ उन्होंने हमारी ये कहानी हमारे सामने रखी है। किस तरीके से जो बालक हैं वो हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं और उन बालकों को किस तरीके से यदि हम मृदुता के साथ, यदि उनके साथ हम सहजता के साथ, सरलता के साथ, मधुरता के साथ व्यवहार करेंगे तो वो बालक कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वही मधुआ ठाकुर की नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वहां पे लातें पड़ती हैं, और वो शराबी के साथ रहने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वहां पर अपनापन है, वहां पर सहृदयता है। तो ये जो चीज है वो हमारे सामने उन्होंने सामने रखने की कोशिश की है कि किस तरीके से जब मनुष्य के कंधों पर कोई जिम्मेदारी आ जाती है तो वो अपना आलस्य त्याग कर, अपनी लतों को त्याग कर और किस तरीके से कर्मनिष्ठ होकर सक्रिय बन जाता है। ये दिखाना ही इस कहानी का मुख्य
उद्देश्य है। इसके बाद आप कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए और बताइए कि जो भाषा है कहानी की, जयशंकर प्रसाद की कहानी की विशेषता होती है लाक्षणिकता और काव्यात्मकता, ये उनकी विशेषता है। और यहाँ भी इस विशेषता से ये कहानी अछूती नहीं है। कई जगह मैंने आपको जब कहानी सुनाई है तो बताइए कि किस तरीके से उनकी कहानी में लाक्षणिकता आ गई है। जहाँ पर वो सूरज और कोहरे की बात कर रहे हैं वहाँ आ गई है। जहाँ वो मधुआ की बात कर रहे हैं कि मधुआ किस तरीके से जब भयभीत बालक बाहर चला आ रहा है और उसके सुंदर से गोरे से मुखड़े को देखा, आंसू की बूंदें ढलक रही थी, बड़े दुलार से वह मुंह को पहुंचते हुए से फाटक के बाहर चला आया, 10 बज रहे थे, कड़ाके की सर्दी थी। ये सारी की सारी जो उनकी भाषा की सरलता और सहजता, प्रवाहशीलता उनकी जो भाषा में है वो बताता है। तो जो भाषा है, साथ में हम देख रहे हैं जो भाषा बिल्कुल पात्रों के अनुकूल है। शराबी जैसा बोलता है, जिस तरीके से जमींदारों के यहाँ गालियाँ बकी जाती हैं तो सुअर रोता क्यों है, कुंवरलाल साहब ने 2 ही लाते तो जमाई हैं। तो इस तरीके की जो भाषा है बिल्कुल पात्र के अनुकूल और कथा के अनुकूल, वो भाषा उन्होंने इस कहानी में काम में ली है। साथ में उन्होंने जो स्थानीय भाषा के जो मुहावरे हैं, जो कहावतें हैं, उनका प्रयोग किया है। पिंड छूट जाना, बाहर में जाओ ठूस कर खाना, इस तरीके से 5 सजाना। तो जो उनकी भाषा है वो बहुत ही प्रभावशाली बन पड़ी है। इसके साथ फिर हम जो समीक्षा में देश काल और वातावरण की बात बताते हैं तो आप बताएंगे कि कहानी में हमें जो वातावरण की दृष्टि से भी कहानी पूरी तरीके से सफल हो गई है। जो पहला वातावरण, जो पहला दृश्य हमें दिखाई देता है वो जमादार के घर का दिखाई देता है कि, और उसमें बता रखा है कि जमादार के घर के कमरे में से किस तरीके से लल्लू दहाड़ रहा है। जमींदारों के घरों का ऐसा ही वातावरण होता है। और साथ ही सर्दी का माहौल बताया गया, कैसी कड़ाके की सर्दी है और उस समय तो कोई गीजर या कोई हीटर तो होते नहीं थे, तो अंगूठी से ही आग ताप के अपनी ठिठुरन को भगा रहा है शराबी और जो ठाकुर साहब है। उसके बाद फिर जो शराबी की कोठरी है उसका दृश्य हमारे सामने जीवंत कर दिया है जयशंकर प्रसाद ने कि शराबी घरवारी तो है नहीं और ना कोई कमाता धमाता है, तो उसका उसकी जो गरीबी का दारिद्र्य है, उस दारिद्र्य के वैभव को जयशंकर प्रसाद ने हमारे सामने बिल्कुल जीवंत ला के खड़ा कर दिया है कि किस तरीके से फटे टूटे कपड़े हैं, एक खाट है और कंबल है, छोटी सी चिमनी है, बिजली तक नहीं है उसके कमरे में, उसका दृश्य हमारे सामने खड़ा कर दिया है। फिर आप संवाद और कथोपकथन की बात बताएंगे तो आप कहेंगे कि ये जो कहानी है वो शुरू ही संवाद से होती है। इस कहानी के संवाद और कथोपकथन बड़े महत्वपूर्ण है, बहुत ही छोटे छोटे चुटीले और भावों को प्रकट करने वाले, उद्देश्य को प्रकाशित करने वाले, और जो पात्र चरित्र है उनकी चरित्र की जो चारित्रिक जो विशेषता है वो हमारे सामने प्रकट करने वाली, उनकी जो पात्र वो जो उनके संवाद है, जो कथोपकथन है, वो पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को प्रकट करने वाले हैं और बहुत ही संक्षिप्त से पात्र हैं, कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसे वो कह रहा है, क्यों रे माधव अब तू कहाँ जाएगा? वो कहता कहीं नहीं, ये लो फिर यहाँ क्या जमा गड़ी है, मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूंगा, तो कोई काम करना चाहिए, करेगा जो कहो। तो इस तरीके से आपको है ना छोटे छोटे जो इसमें दे रखे हैं उदाहरण, और वो उदाहरण के साथ आपको संवाद और कथोपकथन की जो सफलता है वो बता देनी चाहिए। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पे भी हमें थोड़ा सा यहाँ विचार करना चाहिए कि कहानी का जो शीर्षक है वो मधुआ है। वो ये जो शीर्षक है वो चरित्र प्रधान शीर्षक है, चूंकि जो पूरी कहानी का ताना बाना है वो मधुआ नाम का जो एक बालक है उसी के चारों तरफ बना गया है, इसलिए इस कहानी का नाम, इसका जो चरित्र मधुआ है उसके नाम पर रखा गया है। जबकि हम यदि इस कहानी को खोल के देखें तो हम देखेंगे शराबी का चरित्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन शराबी को भी बदलने वाला व्यक्ति कौन है? मधुआ। मधुआ की जो स्थिति है उसने शराबी की संवेदनशीलता को उभारा और उसके जीवन को बदल दिया, इसलिए इस कहानी में का जो शीर्षक मधुआ है वो सर्वथा उचित है। और मधुआ के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने हमारे सामने समाज में व्याप्त जो बाल श्रम की, जो गरीबी की, जो भूखमरी की, जो अत्याचार और शोषण की, जो जमींदारी प्रवृत्तियां हैं, उन सबको हमारे सामने उन्होंने जीवंत खड़ा कर दिया। और मधुआ उन्हीं जो बच्चे हैं जिनका जब पालन पोषण नहीं होता, जो अनाथ हो जाते हैं और जो इधर उधर घूमते हैं और जिनका जब सही राह नहीं मिलता तो वो अपराधी किस तरीके से बन जाते हैं, और ऐसे जो बालक हैं जो अनाथ हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और जिन पर अत्याचार हो रहा है, उन बालकों का प्रतिनिधित्व मधुआ यहाँ कर रहा है। तो इस प्रकार ये कहानी का जो शीर्षक मधुआ वो पूरी तरीके से
सार्थक है और उचित है। और भी इस कहानी में से बहुत सारे छोटे छोटे, देखो 2 प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट बन ही रहे हैं। पहला तो ये बन रहा है कहानी की तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए, वो संक्षिप्त में मैंने आपको बता दिया, और डिटेल में मैं एक दूसरे वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि कहानी की समीक्षा आपको कैसे करनी है। दूसरा, कहानी की शीर्षक की सार्थकता, वो मैंने आपको समझा दिया। शीर्षक की सार्थकता में आप ये तो बताओगे कि जो कहानी का शीर्षक है वो मूल संवेदना से प्रेरित है, वो तो मैंने बता दिया। इसके साथ ही आप बता देंगे कि जो शीर्षक है वो संक्षिप्त है, वो रोचक है, वो आकर्षक है, वो जिज्ञासा उभारने वाला है। ये शीर्षक की विशेषताएं होती हैं। तो इस तरीके से आप शीर्षक की सार्थकता की बात बता देंगे। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से ये भी बन सकता है कि मधुआ कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं रखी हैं। तो आपको मैं बता दूं, मैं उन समस्याओं को बीच बीच में समझाती भी गई हूँ। इस कहानी में सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने रखी है वो मद्यपान की समस्या रखी है, बाल श्रम की समस्या रखी है, और नौकरों के ऊपर जो अत्याचार और शोषण की जो प्रवृत्ति है उच्च वर्ग की, उसको हमारे सामने रखा है। बेगा प्रथा की बात को हमारे सामने रखा। साथ के साथ केवल समस्या नहीं रखी जयशंकर प्रसाद ने, इन समस्याओं का समाधान भी दिया है। जैसे जो मद्यपान की समस्या है उसका समाधान दिया उन्होंने कि जीवन में दुख है इसलिए वो मद्यपान कर रहा हो, जो जिम्मेदारी आ जाए उस व्यक्ति के ऊपर, उसकी संवेदनशीलता जग जाए, उसके अंदर करुणा जग जाए, तो निश्चित रूप से वो अपनी इस लत को छोड़ देगा। उसी तरीके से बाल श्रम की समस्या का भी समाधान बताया है, बेगार प्रथा का भी बताया है, और किस तरीके से हमें इन अत्याचारों से और शोषण से मुक्ति पानी है, विद्रोह करके अपने पैरों पे खड़े हो जाना, ये चीज़ भी इन्होंने बताई है। तो ये सब कहानी से संबंधित जो मुख्य प्रश्न थे वो भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिए हैं, और साथ ही मैंने आपको कहानी भी सुना दी। आप यदि इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सुन लेते हैं तो मधुआ कहानी में से कोई भी प्रश्न आए, बेटा कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।